सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर को, यानी बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। जितने भी बंदे नए हैं, है ना, जैसा कि मैं हमेशा इंट्रोडक्शन देता हूँ, जितने भी बंदे नए हैं जो क्लास 12th के अंदर हैं वो जाकर हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको क्लास कंप्लीट क्लास 12th की फिजिक्स देखने को मिल जाएगी, है ना। जो फिजिकल फिजिक्स है वो अपलोडेड है, साथ साथ उसके नोट्स अपलोडेड है ना। और कुछ लेक्चर्स के वन शॉट भी अपलोडेड है, कुछ चैप्टर के वन शॉट भी अपलोडेड है, वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और ये क्लास 12th का हूँ या 11th का हूँ, जो भी आप लेकर चलो, क्योंकि दोनों के अंदर आता है। अगर आप क्लास 12th की फिजिक्स को पढ़ना चाहते हो तो वहाँ पर भी वेक्टर का प्रयोग बहुत ज़्यादा होगा। अगर आपने यहाँ पर नहीं पढ़ा तो वहाँ पर दिक्कत आएगी। तो कुल मिला के वेक्टर आपको आना चाहिए। अगर आपको वेक्टर नहीं आता तो भी आपको पढ़ना चाहिए, फिर चाहे आप 11th में हो या आप 12th में हो या फिर आप किसी दूसरे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि फिजिक्स आती है वहाँ पर वेक्टर निश्चित तौर पर आता है, जिसे सदिश कहा जाता है। ओके, और यहीं से अपनी फिजिक्स की स्टार्ट होती है। अभी तक अपन जितना पढ़ रहे थे उसके अंदर मेनली अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स इंक्लूड हो रहा था। अब रियली में फिजिक्स की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो अपन स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल, कि अपन जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। ओवरऑल मैथ में भी इसका यूज होता है, पर अब यहाँ से अपने भौतिक विज्ञान की ये मान के चलो शुरुआत हो गई। तो भौतिक विज्ञान होता क्या है? इसके अंदर अपन भौतिक चीज़ों और उनकी राशियों का अध्ययन करते हैं, है ना। तो इनके अंदर अपन भौतिक राशियों का अध्ययन करते हैं। कुल मिला के बात यह है। भौतिक राशि क्या होती है? भौतिक राशि वे राशि होती हैं जिनके पास परिमाण होता है। सब कुछ समझाऊंगा भी, पहले चीज़ों को डिवाइड कर दूँ। भौतिक राशियाँ वे राशि होती हैं जिनके पास परिमाण होता है, जैसे इंग्लिश में मैग्नीट्यूड बोलते हैं, है ना। मैग्नीट्यूड बोलते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, जिनके पास परिमाण होता है। अब इसी आधार पर इन्हें दो भागों में बांट दिया गया है। एक तो वो राशि होती है जिनके पास केवल परिमाण होता है ना, जिनके पास केवल परिमाण होता है ना, मैग्नीट्यूड होता है, उन्हें अदिश बोल दिया गया, है ना। इन्हें अदिश बोल दिया गया और इसको अभी तक आप लगभग पढ़ते आ रहे हो। दूसरी होती है जिसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी इंक्लूड हो जाती है, डायरेक्शन भी उसके अंदर जुड़ जाती है, तो इन्हें सदिश राशि बोल दिया गया। इसके अलावा और भी राशियाँ होती हैं, जैसे प्रदेश हो गई, और इसके अलावा और भी बहुत सारी राशियाँ होती हैं। 5-6 राशियों में इनको वर्गीकृत किया गया है, लेकिन अपने को नहीं पढ़ना। अपने को सिलेबस में ओनली सदिश को पढ़ना होता है और ओनली अपने को अदिश को पढ़ना होता है। इससे ज़्यादा अपने एग्जाम में आता नहीं है और पूछा भी नहीं जाता, जरूरत भी नहीं पड़ती, है ना। और भी जितनी राशि हैं उनको सदिश और अदिश के अंदर किसी न किसी के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो भौतिक विज्ञान वो शाखा जिसके अंदर अपन भौतिक राशियों का अध्ययन करते हैं। भौतिक राशियाँ जिनके अंदर मैग्नीट्यूड होता है। अब मैग्नीट्यूड यानी परिमाण यानी किसी भी चीज़ का मापन संभव हो, है ना, जिन्हें मापा जा सके। कुल मिला के बोलूँ तो जिन्हें मापा जा सके, यानी जिनके अंदर मैग्नीट्यूड हो। उदाहरण के लिए मेरे पास ये एक पेंसिल है, अगर मैं बोलूँ कि इसकी लंबाई कितनी है तो आप इसको मेजर कर सकते हो। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये भौतिक राशि है? निश्चित तौर पर ये एक भौतिक राशि है। लेकिन आप अपनी बंदी के पास गए और जाके उससे बोल दिया कि हम तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और जैसे उसने पूछा कितना प्यार करते हैं, तो आपने बोला 2.5 किलो। फिर आपका प्यार कितने दिन चलेगा भगवान जाने, राम भरोसे, है ना। तो कभी भी आप प्यार को तौल नहीं सकते, माप नहीं सकते, है ना, उसका मापन संभव नहीं है। तो वो एक भौतिक राशि के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आप कितने अच्छे हो, है ना, कितनी खामियां हैं आप में, इनको कभी भी मापा नहीं जा सकता कि 70 किलो खामियां हैं, है ना। इनकी कोई यूनिट नहीं है जिसके अंदर आपको मेजर किया जा सके। लेकिन जैसे ही मैं बोलूँ कि हमने किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाया, किसी भी चीज़ के ऊपर बल लगाया, तो क्या बल को मापा जा सकता है? हाँ, बल को मापा जा सकता है। 5 न्यूटन का, 10 न्यूटन का, न्यूटन उसका जो होता है ऐसा यूनिट होता है कि इतने न्यूटन का आपने किसी भी चीज़ पर बल लगाया, तो मैं बल को माप सकता हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बल जो है एक सदिश राशि है। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि किसी की अच्छाई या किसी की बुराई या किसी से प्यार करना, है ना, या किसी को बुरा भला कह देने पर उसको बुरा लग जाना, तो इसको कभी मापा नहीं जा सकता, क्योंकि ये इनकी कोई यूनिट संभव नहीं है। तो ये भौतिक राशियों के अंतर्गत नहीं आती, है ना। तो भौतिक राशियाँ भी होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है। अब इसको भी दो भागों में बांट दिया गया। एक तो जिनके पास परिमाण के साथ दिशा भी हो, और दूसरी जिनके पास कोई भी दिशा ना हो, है ना। तो थोड़ा सा पहले से मैं माइंड में बना के लाया हूँ थोड़ा सा, तो उसको देख लेते हैं। भौतिक राशि वे राशियाँ होती हैं जिनका मापन संभव हो, जिन्हें फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है, और इन 3 भागों में बांट दिया गया है। एक है अदिश स्केलर जिन्हें कहते हैं, दूसरी है सदिश वेक्टर जिन्हें कहते हैं, एक है प्रदिश टेंसर जिन्हें कहते हैं। मैंने कहा था ना और भी ज़्यादा भागों में बांटा गया है। मैंने यहाँ पर 3 ही लिखे हैं क्योंकि 3 आराम से आ रहे थे, इसीलिए 3 लिखे हैं। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, प्रदेश को भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया। अब ये होता क्या है इसको भी समझ लेते हैं। सदिश, अदिश, प्रदेश, इनके कॉन्सेप्ट और उनको भी देख लेते हैं। सदिश जिसके पास, देखो पहली बात तो परिमाण इन सभी के पास होगा,
क्योंकि प्रमाण नहीं होगा तो वो सदिश राशि भौतिक राशि नहीं होंगी। भौतिक राशि कौन सी होती है? जिनके पास प्रमाण हो, मैग्नीट्यूड हो। तो प्यार भौतिक राशि नहीं होती क्योंकि उसके पास कोई मैग्नीट्यूड नहीं है। तो प्रमाण तीनों के पास होगा, लेकिन इसमें प्रमाण के साथ साथ दिशा भी होगी, है ना। और ये सदिश योग के नियम का भी पालन करेगा, है ना। सदिश योग का एक नियम होता है, उसका भी पालन करेगा। इसके पास कोई दिशा नहीं होगी, केवल प्रमाण प्रमाण होगा। और इसके पास दिशा तो होगी, लेकिन ये किसी सदिश योग के नियम का पालन नहीं करेगा। इसे कहा जाता है स्केलर, और इसे कहा जाता है स्केलर, इसे कहा जाता है सदिश को कहा जाता है वेक्टर, जिसको अभी अपन पढ़ने वाले हैं। मेनली टॉपिक ये है, इसे टेंसर कहा जाता है। ठीक है, वो मैंने पहले लिख दिया है। तो अब सबके एग्जाम्पल देखते हैं और उससे समझते हैं। सबसे पहले अदिश राशि। अदिश राशि में देखा जाए तो वेट को ले लो आप, है ना। किसी भी व्यक्ति का वेट हो गया, किसी भी व्यक्ति का मास हो गया, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम हो गया, है ना। वॉल्यूम को आयतन बोलते हैं हिंदी में, मास को द्रव्यमान बोलते हैं, है ना। और वेट को आप वजन भी बोल सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये अदिश राशि के अंतर्गत आती हैं। क्या हम अपने वेट को माप सकते हैं कि हमारा वेट कितना है? बिल्कुल माप सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या वेट की कोई डायरेक्शन होती है? नहीं होती। वजन की कोई डायरेक्शन होती है उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ? मैं कहूँ, क्या अपन किसी भी चीज़ की मास को माप सकते हैं? द्रव्यमान क्या होता है? बिल्कुल, क्योंकि वेट भी तो मास इंटू ग्रेविटी होता है ना, mg फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो मास को मापा जा सकता है, द्रव्यमान को, बिल्कुल। लेकिन क्या उसकी कोई डायरेक्शन होती है? बिल्कुल नहीं। किसी बीकर को ले लिया मैंने, जैसे ये मान लीजिए ये डिब्बा है, तो इसका कुछ वॉल्यूम होगा, इसका कुछ आयतन होगा। उस आयतन को मापा जा सकता है, लेकिन उसकी क्या कोई डायरेक्शन होती है? उत्तर है नहीं, उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। तो ये सारी राशियाँ अदिश होती हैं। लेकिन जैसे ही मैं सदिश की बात करता हूँ, इसके अंदर डायरेक्शन आ जाती है। इसके अंदर क्या आ जाती है? डायरेक्शन आ जाती है। उदाहरण के लिए किसी भी चीज़ का मैंने वेग ले लिया, तो मैं किसी रफ्तार से चल रहा हूँ, उसे चाल कहते हैं कि मैं कितनी रफ्तार से चल रहा हूँ, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किससे चल रहा हूँ। तो चाल एक अदिश राशि है, क्योंकि उसमें कोई दिशा नहीं होती। लेकिन जैसे ही मैंने उसमें दिशा ऐड की, वो वेग में परिवर्तित हो जाता है। वेग में दिशा भी इंक्लूड की जाती है। तो मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा हूँ, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं पूर्व में चल रहा हूँ, या उत्तर में चल रहा हूँ, या दक्षिण में चल रहा हूँ, है ना। उसके अंदर डायरेक्शन भी ऐड हो जाती है। इसके अलावा वेग के अलावा और भी चीज़ें देखी जाए तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था बल के बारे में, फोर्स के बारे में, है ना। बल के बारे में, फोर्स के बारे में, जैसे मैंने किसी भी वस्तु पर बल लगाया ऐसे, है ना। मान लीजिए मेरे पास पेन है, मैंने इस पर बल लगाया तो ये इधर जाएगी। अगर मैंने इसके ऊपर सामने की तरफ बल लगाया होता तो ये सामने की तरफ जाती। अगर मैं इस तरफ से बल लगाता तो ये मेरी तरफ आती, है ना। तो मैं जिधर से बल लगा रहा हूँ उधर की ओर चीज़ें गति कर रही हैं। तो बल की एक डायरेक्शन है कि पूर्व में है, या पश्चिम में है, या उत्तर में है, या दक्षिण में है। तो बल की एक, फोर्स की एक निश्चित डायरेक्शन होती है। मास की या वॉल्यूम की, किसी भी चीज़ का आयतन कितना है, उसकी क्या डायरेक्शन होगी? मैंने पूछा किसी भी चीज़ का एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती ना, वो तो है एरिया, उसमें क्या डायरेक्शन होगी? लेकिन जैसे ही मैंने कहा किसी भी चीज़ पर बल लग रहा है, तो वो पूर्व में लग रहा है, पश्चिम में लग रहा है, उत्तर में लग रहा है, दक्षिण में लग रहा है, तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ऐड होती है। तीसरी राशि प्रदेश होती है, जिनके अंदर डायरेक्शन भी ऐड होती है, जैसे करंट हो गया, है ना। करंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके अंदर पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है कि करंट इधर से बह रहा है, या इधर से बह रहा है, या इधर से बह रहा है, या इधर से बह रहा है। तो उसके अंदर एक डायरेक्शन तो होती है, अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर डायरेक्शन है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जो निर्धारित करती है कोई चीज़ सदिश है या नहीं, उसको देख लेते हैं, जिसे कहते हैं सदिश योग का नियम। ये सदिश योग का नियम, और इसको मैंने फुल उसमें लिखा नहीं है, यहाँ पर लिख देता हूँ, सदिश योग का नियम। अब ये सदिश योग का नियम क्या है, इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही निर्धारित करेगा कि कोई भी राशि अपने पास जो है, क्या वो वाकई में सदिश है। देखो, क्या पूर्ण रूप से सदिश है। देखो, अगर मैं किसी भी चीज़ पर बल लगा रहा हूँ तो उसकी एक निश्चित डायरेक्शन होती है। सदिश योग का नियम ये कहता है कि जब भी डायरेक्शन आप अपोजिट कर दोगे, वैल्यू का जो साइन है वो परिवर्तित हो जाएगा। कैसे? देखो, मेरे पास ये एक वस्तु है ना। मेरे पास ये एक इस तरीके से वस्तु है। अब इसके ऊपर मैं क्या लगा रहा हूँ, इस तरीके से बल लगा रहा हूँ। दो व्यक्ति हैं जो खड़े होकर इसके ऊपर बल लगा रहे हैं।
पहला व्यक्ति इसके ऊपर 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, दूसरा व्यक्ति इसके ऊपर 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो दोनों व्यक्ति 5-5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। तो मैं कहूँगा इसके ऊपर टोटल कितना फोर्स क्रिएट हो रहा है। आप बोलोगे 5 न्यूटन का ये बल लगा रहा है, 5 न्यूटन का ये बल लगा रहा है, तो अपन क्या करते हैं 5 न्यूटन और 5 न्यूटन को प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो अपने पास क्या निकल के आ गया 10 न्यूटन। ये स्केलर फॉर्म में या फिर वेक्टर फॉर्म में, दोनों में यही निकल के आएगा 5 न्यूटन और 5 न्यूटन 10 न्यूटन, यानी इस वस्तु के ऊपर 10 न्यूटन का बल लग रहा है। लेकिन सदिश योग का नियम ये कहता है कि अगर मैं इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर दूं, यानी एक बल तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये जो दूसरा बल है, ये वाला बल, ये वाला बल, ये वाला बल, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, और बल कितना है, ये बल 5 न्यूटन का ही है, ये बल कितना है, ये 5 न्यूटन का ही है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो गई। जैसे ही हमने इसकी दिशा बदली, देखो एक इस दिशा में है, दूसरा इस दिशा में, तो दिशा विपरीत है, तो जैसे ही मैंने दिशा बदली तो उनमें से चिन्ह भी बदल गया। तो ये 5 न्यूटन है अपना, 5 न्यूटन है, कोई दिक्कत नहीं, ये 5 न्यूटन है, लेकिन विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में तो इसका चिन्ह भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और वी आर ऑल नो दैट 5 - 5 करोगे तो अपने पास क्या बनेगा, 0, यानी अब इसके ऊपर जो बल लग रहा है वो 0 न्यूटन का होगा। अब उदाहरण के लिए अगर मैं इस वस्तु पर इधर से 5 न्यूटन का बल लगाऊं तो इधर जाएगा, है ना, वस्तु पर इधर से 5 न्यूटन का बल लगाऊं तो वो इधर जाएगा। लेकिन अगर मैं दोनों तरफ से बराबर 5 न्यूटन का बल लगाऊं तो ये कहीं पर भी गति नहीं करेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो नेट बल है वो शून्य हो गया। हाँ, इसके ऊपर मैं कह सकता हूँ कि प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि प्रेशर एक अदिश राशि है ना। हाँ, उसमें दिशा इंक्लूड कर दोगे तो सदिश राशि है ना, उसके ऊपर दाब लग रहा है। लेकिन अगर नेट बल की बात की जाए तो शून्य है वो। अगर कोई भी हमारे पास गाड़ी वगैरह रखी हुई है, 4 व्यक्ति इधर से धक्का लगा रहे हैं और उतना ही धक्का आगे से 4 व्यक्ति लगा रहे हैं, तो वो गाड़ी कहीं पर जाएगी नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल है, दोनों तरफ से जो बल लग रहा है वो इक्वल है। और सदिश योग का नियम क्या कहता है कि दोनों तरफ से अगर बल लगे और वो इक्वल हो और वो राशि अगर सदिश है तो चिन्ह नेगेटिव हो जाएगा, तभी वो सदिश कहलाएगी, वरना वो सदिश नहीं होगी। अब प्रदेश में देख लेते हैं, प्रदेश में क्या है, ये सदिश योग के नियम का पालन क्यों नहीं करता। इसकी उदाहरण मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी। तो मान के चलिए इसमें 5 एम्पियर का करंट इधर से बह के आ रहा है और 5 एम्पियर का करंट इधर से बह के आ रहा है। सदिश योग का नियम क्या कहता है कि अगर दिशा विपरीत है, यानी डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फोर्स कितना हो, नेट करंट इनका इसमें कितना होना जाना चाहिए था, 0 हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये 5 इधर से आ रहा है और ये 5 इधर से आ रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है। और सदिश योग का नियम क्या कहता है कि इनको नेट शून्य हो जाना चाहिए था। लेकिन 5 एम्पियर इसमें बहता कितना है, 10 एम्पियर बहता कितना, 10 एम्पियर। आपने अपने घर में भी सर्किट बनाए होंगे, है ना, जैसे बाहर से लाइट आई, बिजली आई, फिर इस तरीके से ये करंट आ रहा है, यहाँ पर आपकी फ्रीज है तो कुछ करंट इसमें चला गया, फिर यहाँ पर कुछ करंट टीवी में चला गया, है ना, टीवी को चालू करने में, कुछ करंट बल्ब को चालू करने में चला गया। इस तरीके से जो करंट है वो बट जाता है ना। और जैसे ही अपन ने बल्ब को बंद किया, इधर करंट जाना बंद हो गया, इधर जाएगा तो टीवी चलने लगेगी। हमारे यहाँ पर होता था, जैसे टीवी है, लाइट अच्छी खासी नहीं आ रही, तो उस स्थिति में बल्ब वगैरह जितने भी थे, पंखे वगैरह जितने भी थे, सबको बंद कर देते थे, क्योंकि गांव में अक्सर ये सिचुएशन रहती है। तो फिर उस स्थिति में जो करंट है वो इधर तक सप्लाई नहीं होता था, करंट टीवी को मिल पाता था और टीवी अच्छी तरीके से चल जाती थी। यानी कहें तो करंट यहाँ पर बढ़ रहा है, तो करंट आने पर फिर इनको नेट करंट शून्य होना चाहिए था, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि इधर से 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, इधर से 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहाँ पर शून्य होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। इधर करंट टोटल कितना हो जाता है, 10 एम्पियर। तो इसके अंदर डायरेक्शन तो है कि इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, लेकिन अगर नेट करंट निकाला जाए डायरेक्शन अपोजिट होने पर, तो भी वो 0 नहीं हो रहा, तो भी वो 10 एम्पियर निकल के आ रहा है। तो ऐसी राशियाँ प्रदिश हो जाती हैं जो सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती। लेकिन जितनी भी, जैसे मैंने अभी वेग को बताया, तो क्या वेग सदिश योग के नियम का पालन करता है? हाँ, बिल्कुल करता है। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए किसी ट्रेन पर खड़े हो, अब ट्रेन जा रही है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे की ओर, और अब ट्रेन पर खड़े होकर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पीछे की ओर भाग रहे हो। तो दोनों का वेग समान है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो आप कहाँ पर गति करोगे, है ना। ये मान के चलिए एक अपन ट्रेन ड्रॉ कर लेते हैं अच्छी खासी, है ना, इस तरीके से। और ये आप है, तो आप अपनी शक्ल देख के बुरा ना माने, क्योंकि आपकी शक्ल वास्तविकता में ऐसी है ना। ये मेरी तो नहीं बन गई,
नहीं मेरी नहीं है यार, ऐसी नहीं है मेरी। ठीक है, तो ये जो है इधर, ये बच्चा जो है इधर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है, और ये जो ट्रेन है ये इधर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही है। तो क्या बच्चा आगे की ओर बढ़ पाएगा? नहीं, क्योंकि वो जितने वेग से आगे जा रहा है वो जो ट्रेन है उतने ही वेग से पीछे जा रही है। ये जितने वेग से आगे जा रहा है, ये जो ट्रेन है वो उतने ही वेग से क्या है, पीछे की ओर जा रही है। तो इनका नेट वो कितना हो जाएगा, 0। तो बच्चा यहीं पर खड़ा रहेगा, आगे की तरफ भागने का प्रयास करेगा और ये इधर को जाने का प्रयास करेगा। कभी ट्राई करना हो तो आप एक कोशिश करके देख लेना, जो लिफ्ट वगैरह लगी होती है ना, जो वेंटिलेटर होती है ना, जो CDC है वो चलती रहती है वो वाली, है ना। कभी आप उन पर चढ़ो, अब तो ट्रेन स्टेशन वगैरह पर मिल जाएंगी, तो अब जब उस पर चढ़ोगे तो आप धीरे धीरे उस पर चढ़ना और अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप उतना ही नीचे आओगे जितना आप आगे चढ़ोगे, क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रही है सीढ़ियाँ और आप ऊपर की तरफ जा रहे हो। अब आप फास्ट चले गए उससे, तो फिर आप आगे चढ़ जाओगे, क्योंकि सदिश योग का नियम कहता है कि चिन्ह विपरीत होगा। अब जैसे उदाहरण के लिए इधर से मैं 5 न्यूटन का बल न लगाकर 10 न्यूटन का बल लगा देता हूँ, तो मैं कहूँगा इधर से लग रहा 5 न्यूटन का बल, ठीक है, और इधर से लग रहा 10 न्यूटन का बल, दिशा अपोजिट तो चिन्ह भी नेगेटिव। तो 5 - 10 करोगे तो कितना निकल के आएगा, -5। 5 में से 10 गए तो कितना बचा, -5, क्योंकि 10 जो है बड़ी संख्या है एक, है ना। तो -5 क्या कह रहा है, क्योंकि ये संख्या बड़ी है ना, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो लगेगा। तो अब ऐसे ही अनुमान लगा लो कि एक गाड़ी है, इधर से 5 व्यक्ति धक्का लगा रहे हैं, इधर से 10 व्यक्ति धक्का लगा रहे हैं ज़्यादा बल से, तो गाड़ी उधर की ओर खिसकेगी ना, जिधर 5 व्यक्ति हैं उधर की ओर ही जाएगी। क्यों? क्योंकि इधर से बल ज़्यादा लग रहा है, तो इधर से 10 न्यूटन ज़्यादा है, तो वस्तु इधर की ओर गति करेगी। तो ये कहती है कि अगर दिशा अपोजिट है तो चिन्ह नेगेटिव ले लो। ऐसा नहीं कि वो 0 हो जाएगा, 0 तो इस कंडीशन में होगा कि बराबर वैल्यू है तो, लेकिन प्रदेश में तो ऐसा हो नहीं रहा, तो ये सदिश राशि के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसे जनरली आई थिंक अपन अदिश राशि के अंदर ही इंक्लूड कर लेते हैं, और फिर चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगी अपन देखते चलेंगे। तो कुल मिलाकर आपको मेन याद रखना है सदिश को और अदिश को। प्रदेश को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो खाली जगह बच रही थी, इसीलिए मैंने इंक्लूड कर दिया उसको। ओके, हाँ, अब सदिश है, और ये जो है सदिश को लिखने का फॉर्मेट है। क्या है, सदिश को लिखने का फॉर्मेट होता है, जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी राशि है अगर उसके पास दिशा भी है और परिमाण भी है तो अपन उसको जनरली सदिश कह देते हैं। अगर उसके पास दिशा और परिमाण है तो अपन उसको सदिश कह देते हैं। तो अब उसको दर्शाने का भी एक सूत्र होगा, तो उसे दर्शाते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ए वेक्टर क्या प्रदर्शित करती है कि ये एक सदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है। इसके अलावा यहाँ पर ए, इसको खाली ए भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है ये दोनों तरफ डब्बा बनाओ, है ना, खाली ए भी लिख सकते हो। ये बताती है कि इसकी वैल्यू कितनी है, परिमाण कितना है। क्या बताता है, परिमाण कितना है। और ये जो एक कैप लगा हुआ है, ये जो कैप लगा हुआ है, इसके ऊपर टोपी लगी हुई है, ये बताती है कि इसकी जो दिशा है वो कितनी है, दिशा क्या है, किस तरफ है। एक्स बाय जेड कोऑर्डिनेट में लिखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा कैसे, है ना, अभी बताऊंगा मैं आपको एंड में क्लास के। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेट होता है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों इंक्लूड हो गए, तो अपन कह सकते हैं सदिश राशि है। ओके, अब इसके बारे में एक लाइन है जो हर टीचर पढ़ाता है, हमारे टीचर ने भी हमें पढ़ाई थी, तो आपको भी बता देता हूँ कि किसी भी सदिश को स्वयं के अक्ष के समांतर परिवर्तित किया जाए तो वो परिवर्तित नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए मुझे सबसे अच्छा लगता है सदिश में बल का उदाहरण देके समझाना किसी भी चीज़ को। तो सदिश में अपन क्या देखते हैं, सदिश में अपन देखते हैं परिमाण को और दिशा को, दोनों चीज़ों को देखते हैं। अब ये मान लीजिए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, वेग का उदाहरण ले रहा हूँ, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रहा है। अब ये यहाँ पर खड़ा है ना, ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और ये भी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। दोनों एक ही जगह पर नहीं खड़े, ये थोड़ा आगे खड़ा है, लेकिन ये इसके समांतर ही है ना, है ना। थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे तरीके से बताता हूँ। यहाँ पर 3 लड़के हैं जो कि एक रेस में भाग ले रहे हैं और एक रेस के अंदर दौड़ रहे हैं। अब तीनों एक रेस के अंदर दौड़ रहे हैं। पहला भी व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है, दूसरा भी
5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भग रहा है और तीसरा भी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भग रहा है। तीनों 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भग रहे हैं, है ना, और तीनों ही आगे की ओर दौड़ रहे हैं, तीनों ही आगे की ओर दौड़ रहे हैं, है ना। तो अब लेकिन सभी की स्थिति अलग अलग है। ये इसके समांतर यहाँ पर है ना, इन दोनों के समांतर ये यहाँ पर है। यानी कुल मिलाकर ये एक ही जगह पर नहीं है कि एक ही स्थान पर हो, है ना। ये इसके समांतर यहाँ पर है, ये इसके समांतर यहाँ पर है ना। तो ये इसके समांतर है, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है तो ये भी उसी की रफ्तार से चल रहा है, और ये भी आगे की ओर भग रहा है तो ये भी आगे की ओर भग रहा है। लेकिन 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 क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये तीनों सदिश समान है? हाँ, मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि सदिश में बेसिकली अपन इंक्लूड क्या करते हैं, परिमाण को और दिशा को। दोनों चीज़ें आ गई तो मतलब सदिश समान है। तो इसका परिमाण कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तीनों का सेम है, और तीनों ही आगे की ओर गतिमान है, तो तीनों की ही दिशा समान है, तीनों की ही दिशा समान है। तो इस हिसाब से क्या तीनों सदिश समान होंगे? हाँ बिल्कुल, तीनों सदिश समान होंगे। तो यदि किसी सदिश को स्वयं के अक्ष के समांतर परिवर्तित किया जाता है तो वो परिवर्तित नहीं होता, है ना, स्वयं के अक्ष के समांतर परिवर्तित किया जाता है। यानी देखो, अक्ष आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, ये एक्स अक्ष है ना, तो ये भी तो एक्स अक्ष में ही है, ये भी तो एक्स अक्ष में ही है। इसको मैं एक क्लास के एंड में समझाऊंगा, वहाँ पर आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको अक्षों को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और क्लास ज़्यादा बड़ी भी नहीं होने वाली, छोटी सी होगी। ओके, अब यहाँ पर कुछ सदिश हैं जिनको समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, जैसे समांतर सदिश, समान सदिश, और भी कई टाइप के, लेकिन आपके सिलेबस में जितना है मैं उतना ही बता देता हूँ। समांतर सदिश क्या होता है? समांतर सदिश वो सदिश होता है जिसकी दिशा समान होती है। समान सदिश क्या होता है? जिसकी परिमाण और दिशा दोनों समान होती है ना। अब कोई सा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बता दूं, मेरे पास 3 सदिश हैं, सदिश ए, सदिश बी, सदिश सी, एक और ले लेता हूँ सदिश डी, है ना। पाँच किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये वाला है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कलर तो चेंज कर ले मुन्ना, और इसकी डायरेक्शन भी चेंज करना है। ओके, तो ये मैंने क्या किए, मैंने 4 सदिश यहाँ पर ले लिए। अब मेरे को ये देखना है कि इनमें से कौन सा सदिश है जो समांतर होगा और कौन सा सदिश है, सॉरी, इनमें से कौन सा सदिश है जो समान होगा और कौन सा सदिश है जो समांतर होगा, है ना। समांतर सदिश देखने हैं, पैरेलल वेक्टर देखने हैं, और समान सदिश देखने हैं। समांतर सदिश वे सदिश होते हैं जिनके पास दिशा समान हो। परिमाण, परिमाण कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, दिशा समान होनी चाहिए। जैसे होते हैं ना कुछ लोग कि ऐसा है कि लड़के के गुण अच्छे होने चाहिए, बाकी क्या फ़र्क पड़ता है पैसे हो कि नहीं। दूसरे होते हैं कि लड़का अच्छा है, सुशील है, अच्छी बात है, लेकिन पैसा भी तो ज़रूरी है ना आज के ज़माने में। तो वो उसी तरीके का हाल है। समान सदिश जिसके साथ परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, और समांतर सदिश जिसके साथ दिशा हो, है ना। दिशा हो मतलब समान की बात कर रहा हूँ मैं, समान की बात कर रहा हूँ। जैसे उदाहरण से समझाता हूँ, इनमें से कितने हैं जो समांतर सदिश है। अब बोलोगे ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 किलोमीटर, सॉरी ये किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलो 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ये भी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पीछे जा रहा है, और ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पीछे जा रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, समांतर सदिश क्या होते हैं? समांतर सदिश वे सदिश होते हैं जिनकी दिशा समान होती है। तो इसकी भी दिशा इधर की ओर है, इसकी भी दिशा इधर की ओर है। इसको मान लीजिए पश्चिम, पश्चिम मान के चलिए, तो इसकी भी दिशा पश्चिम की ओर है, इसकी भी दिशा पश्चिम की ओर ही है। लेकिन इन दोनों की दिशा विपरीत है, यानी इन दोनों की दिशा पश्चिम की ओर ना होकर इन दोनों की दिशा पूर्व की ओर है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए और बी दोनों कैसे हैं, समांतर सदिश हैं। ए और बी दोनों कैसे हैं, समांतर सदिश हैं, क्योंकि दोनों की दिशा जो है समान है, दोनों की दिशा पश्चिम की ओर है, लेकिन इनकी दिशा विपरीत है। पश्चिम के विपरीत क्या होता है, पूर्व, तो दोनों की दिशा पूर्व के ऊपर है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि सी और डी ये दोनों आपस में समांतर हैं, क्योंकि सी और डी इन दोनों की जो दिशा है वो समान है। तो सी और डी आपस में समांतर सदिश हैं, ए और बी आपस में समांतर सदिश हैं, क्योंकि दिशा समान है बस। लेकिन समान सदिश की बात करते हैं अपन, समान सदिश की बात करते हैं। अब इनमें से कौन कौन से हैं जो समान सदिश हैं? बोलोगे ये भी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, ये भी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, ये भी पश्चिम में है, ये भी पश्चिम में है। तो ए और बी मैं कह सकता हूँ कि ए और बी समान सदिश है, ए और बी समान सदिश है। फिर मैंने कहा ये दोनों भी पूर्व में जा रहे हैं,
सी और डी ये दोनों भी पूर्व में जा रहे हैं, तो इन दोनों की दिशा समान है। दिशा समान है तो ये समांतर सदिश है। लेकिन ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। तो मुन्ना वास्तविकता ये है कि दोनों का परिमाण अलग अलग है। तो दोनों का परिमाण अलग अलग है तो ये समांतर सदिश तो हो जाएंगे, क्योंकि समांतर सदिश में केवल दिशा समान होनी चाहिए, लेकिन समान सदिश के अंदर परिमाण भी सेम होना चाहिए, जो कि नहीं है। एक 4 है, एक 5 है। तो ये सी और डी अपन नहीं कह सकते कि ये समान सदिश है। अब इससे एक निष्कर्ष निकल के आता है कि जितने भी समान सदिश हैं वो डेफिनेटली समांतर सदिश होंगे। जितने भी समान सदिश हैं वो डेफिनेटली समांतर सदिश होंगे, क्योंकि समान सदिश तो वो सभी होगा जब उसकी दिशा समान है। दिशा समान ही नहीं है तो वो समांतर सदिश कहाँ से होगा? सॉरी, दिशा समान है तभी तो वो समान सदिश होगा। दिशा समान नहीं है तो कहाँ से समान सदिश हो जाएगा? और दिशा समान है तो वो समांतर सदिश भी होगा। तो जितने भी समान सदिश हैं वो समांतर सदिश होते हैं। तो इस पॉइंट को यहाँ पर नोट कर लेना, है ना, कि सभी समान सदिश समांतर होते हैं, समांतर सदिश होते हैं, समांतर सदिश होते हैं। लेकिन जितने भी समांतर सदिश हैं वो कभी समान सदिश नहीं होंगे। कभी मतलब जरूरी नहीं है कि समान सदिश हो, क्योंकि समांतर सदिश में दिशा समान होती है, परिमाण तो अलग है। अगर मैं इनकी बात कर लेता हूँ, जैसे सी और डी की, तो सी और डी कैसे थे? सी और डी समांतर सदिश थे क्योंकि इनकी दिशा समान थी, लेकिन परिमाण अलग अलग था। तो परिमाण अलग अलग था तो समान सदिश तो होंगे नहीं। तो जरूरी नहीं है कि हर समांतर सदिश समान सदिश हो, लेकिन हर समान सदिश समांतर सदिश जरूर होगा। ओके, ये यहाँ पर। अब दूसरे आते हैं ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश में कोई नहीं होता, इनकी दिशा विपरीत हो जाती है, दिशा बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। जैसे ये पूर्व की ओर है तो ये पश्चिम की ओर है, तो ये एक दूसरे में ऋणात्मक सदिश हो जाएंगे, है ना। लेकिन परिमाण समान भी तो होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ ये जो डी है और ये जो बी है, बी और डी, बी और डी और ए और बी और डी, है ना, ए और बी, सॉरी, ए और डी और बी और डी, ये दोनों ऋणात्मक सदिश हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का परिमाण समान है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए और बी को देखो, परिमाण समान, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन दिशा विपरीत। ए पश्चिम में है तो ये पूर्व में है। बी और सी को देखो, परिमाण समान, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन दिशा विपरीत। ये पश्चिम में है, ये पूर्व में है। तो दिशा विपरीत होनी चाहिए, परिमाण समान होना चाहिए, तो अपन कह देते हैं नेगेटिव सदिश है, और इसमें चिन्ह भी नेगेटिव आ जाता है। अब आते हैं समतली, जो कि एक ही तल में होते हैं। तल को मैं अभी आपको समझाऊंगा, चिंता ना करो। फिर आते हैं एकांक सदिश। एकांक सदिश वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड एक होता है। जैसे मैंने बताया, सदिश को इस तरीके से दर्शाते हैं, ए कैप, ये दिशा प्रदर्शित करता है ना, और ये होता है ए। ए क्या प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है परिमाण को, और इनका जो परिमाण है वो एक हो जाता है। यानी मैं कहूँ तो ए कैप इज इक्वल टू हो जाता है ए वेक्टर की। कुल मिलाकर बात ये है। फिर आता है शून्य सदिश। शून्य सदिश एक तरीके से मिस्टर इंडिया होता है। शून्य सदिश एक तरीके से मिस्टर इंडिया होता है, जिसका प्रमाण ही शून्य होगा। अब बोलोगे भैया वेग है, तो वेग का तो प्रमाण शून्य है, लेकिन एक मिनट, वेग तो तब भी सदिश रहेगा क्योंकि वेग एक सदिश राशि है। तो अगर मैं उसका प्रमाण शून्य कर दूं, यानी कोई व्यक्ति बिल्कुल भाग नहीं रहा है तो उसका वेग 0 है, तो क्या वो सदिश नहीं रहा? बोलोगे यार सदिश तो है, क्योंकि वेग तो से एक सदिश ही राशि है। अब वेग हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन है तो वो एक सदिश राशि। हाँ, तो वो एक सदिश राशि है, तो उसकी दिशा किधर होगी फिर? अब बोलोगे अब मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, जैसे मैं किसी भी चीज़ के ऊपर अभी बल नहीं लगा रहा। अगर मैं किसी भी चीज़ के ऊपर बल नहीं लगा रहा, इसका मतलब बल अदिश राशि है? नहीं, बल तो सदिश राशि ही लगेगी, लेकिन उसकी दिशा किधर है फिर? आप बोलोगे दिशा कह नहीं सकते, मैं जिधर बल लगा दूंगा दिशा उधर चली जाएगी, लेकिन अभी उसका परिमाण शून्य है और दिशा अज्ञात है। तो दिशा अज्ञात होती है, परिमाण शून्य होता है, इसको शून्य सदिश कहते हैं। इसका प्रयोग धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, है ना। कुछ ना कुछ मानते ही रहते हैं फिजिक्स के अंदर। ओके, अब बात करते हैं एकांक सदिश की, यूनिट वेक्टर की। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये एकांक सदिश, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रमाण जो होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है वो कितना हो जाता है? 1 हो जाता है, और इसे दर्शाते हैं ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए बाय जे कैप, ए जेड के कैप, इस तरीके से। और इसका जो प्रमाण होता है, प्रमाण अगर इसका निकालना है तो ये जो ए एक्स है, ए बाय है, ए जेड है ना, इसका क्या कर देंगे, वर्क करके अंडर रूट निकाल देंगे। इसका क्या करेंगे, वर्क करके अंडर रूट निकाल देंगे, और ये 1 के बराबर आता है। ओके, समझते हैं। ओके, अब इसको देखते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है। किसी भी वेक्टर का मेरे को प्रमाण निकालना हो तो उसका सूत्र होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए बाय का स्क्वायर
प्लस ए जेड का स्क्वायर, ये उसका सूत्र होता है, इसको याद रख लेना, है ना। यहाँ पर एक्स बाय जेड कोऑर्डिनेट है, अभी इनको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इनका स्क्वायर हमेशा 1 निकल के आता है, हमेशा 1, जब एकांक सदिश हो, क्योंकि यूनिट वेक्टर होता ही वो है जिसमें 1 है। अगर ये वैल्यू 1 निकल के नहीं आ रही तो अपन कहेंगे कि वो एकांक सदिश नहीं है ना। अब ये क्या है, ये खिचड़ी से आपको मैंने पक रही होगी, उसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ओके, तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, है ना, अक्ष क्या होते हैं। देखो ये होता है एक्स अक्ष, है ना, इस तरीके का। दूसरा होता है बाय अक्ष, इस तरीके का। तीसरा होता है जेड अक्ष, इस तरीके का। हम कोई भी चीज़ लगभग देखें, उसकी दिशा, मैंने कहा ना सदिश राशि वो होती है जिसके अंदर दिशा इंक्लूड होती है। अब दिशा को अपन कैसे दर्शाएंगे, दिशा कौन कौन सी हो सकती है, पूर्व पश्चिम भी हो सकती है, ऊपर नीचे भी हो सकती है, और दाएं बाएं भी हो सकती है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और ऊपर नीचे, पूर्व पश्चिम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और ऊपर नीचे, इस तरीके से। एक्स और माइनस के एक्स, बाय और माइनस के बाय, जेड और माइनस के जेड। और इसको मैं बेहतर तरीके से समझाऊंगा आपके घर से। ये आपके घर है और ये रोड जा रहा है आपके घर तक, तो आपका घर कितना ऊंचा है ये बाय कोऑर्डिनेट हो जाता है ना। ये घर की ऊंचाई कितनी है ये वाली, है ना, ये बाय कोऑर्डिनेट हो जाता है ऊपर की तरफ, जिसको मैंने यहाँ पर बताया है, ये बाय कोऑर्डिनेट ऊपर की तरफ। ओके, अगर मैं कहूँ कि आपके घर की ये चौड़ाई कितनी है, ये इधर की ओर कितना जा रहा है, तो ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाता है इधर की तरफ, है ना, इधर की तरफ एक्स कोऑर्डिनेट। और अगर मैं कहूँ कि आपका घर इतना ऊंचाई चौड़ाई कितनी है, ये तो होगी लंबाई, सॉरी ये हो गई ऊंचाई, और ये हो गई लंबाई, और ये हो गई उसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, तो ये चौड़ाई में आ जाता है जेड एच। लेकिन क्या ये एक बिंदु तक सीमित रहते हैं, नहीं। देखो कोई चीज़ कितनी ऊंची है ये तो अपन देख सकते हैं, लेकिन ऊंचाई के साथ साथ गहराई भी तो होती है कि कोई चीज़ गहरी कितनी है ज़मीन के अंदर तक, तो वो चीज़ें फिर नेगेटिव में इंक्लूड की जाती है। ये मुख्य बिंदु है, ये ऊंची कितनी है, फिर ये उससे माइनस में चली जाती है संख्या, घटाव में चली जाती है संख्या, नीचे की तरफ चली जाती है ना। कोई चीज़ आगे की तरफ कितनी जा रही है, फिर एक निश्चित समय के बाद वो माइनस में भी चली जाती है ना। जैसे मेरे को किसी भी चीज़ को बताना हो, है ना, तो पहले मेरा 2 रुपये का फ़ायदा हुआ, मैं जुआ खेल रहा था मान लीजिए, मैं खेलता नहीं हूँ यार, पहले 2 रुपये का फ़ायदा हुआ, फिर 4 रुपये का फ़ायदा हुआ, लेकिन फिर मेरे को 2 रुपये का नुकसान हो गया, तो नुकसान को मैं इधर नहीं लिख सकता, तो नुकसान को मैं इधर लिखूंगा कि -2 -4, इस तरीके से, है ना। हालांकि यहाँ पर दिशा का कॉन्सेप्ट नहीं है, बस मैंने समझाने के लिए इस्तेमाल किया था। तो दिशा ये एक्स अक्ष हो गई, है ना, और ये बाय अक्ष हो गई, और ये जेड अक्ष हो गया, है ना। 3 अक्ष होते हैं, मैंने समझा दिया, है ना। अपने घर की दीवार को देख लेना, ऊपर नीचे होगा, है ना, दाएं बाएं होगा और उत्तर दक्षिण होगा, इस तरीके से। ये एक्स अक्ष और बाय अक्ष और जेड अक्ष होते हैं। अब कोई मान लीजिए कोई हमारे पास कोई भी वस्तु है जो कि यहाँ पर रखी हुई है, यहाँ पर रखी हुई है, तो यहाँ पर अपन उसकी दिशा नहीं देखेंगे, दिशा नहीं देखेंगे। और दिशा को कैसे मापेंगे, अपन देखेंगे कि ये यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट से कितना है, यहाँ पर ये बाय कोऑर्डिनेट से कितना है, इसके साथ साथ ये यहाँ पर जेड कोऑर्डिनेट से कितना है, इसको देख लेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है जो एक्स कोऑर्डिनेट से 2 मीटर की दूरी पर है, जैसे यहाँ पर समझिए, ये 3D डायग्राम है, यहाँ पर बेहतर तरीके से समझोगे। मान लीजिए कोई भी वस्तु मेरे पास यहाँ पर रखी हुई है इस तरीके से, तो मैं ये देखूंगा कि ये एक्स कोऑर्डिनेट से कितनी ऊंचाई पर है, ये बाय कोऑर्डिनेट सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट से कितनी ऊंचाई पर है, और ये बाय कोऑर्डिनेट से कितनी ऊंचाई पर है ना। और फिर ये जेड से कितनी पर है ना, जेड से कितनी दूरी पर है, एक्स से कितनी दूरी पर है, बाय से कितनी दूरी पर है, जेड से कितनी दूरी पर है ना। तो अपन मान लीजिए एक्स से 2 मीटर की दूरी पर है, तो इसको लिख देंगे 2 आई कैप। एक्स के लिए अपन आई कैप यूज करते हैं, बाय के लिए अपन जे कैप यूज करते हैं, और जेड के लिए के कैप यूज करते हैं। तो मेरे पास कोई भी वस्तु लिखी है जैसे 2 आई कैप, 3 जे कैप प्लस के 4 के कैप, है ना। तो इसका मतलब क्या है, 2 क्या है एक्स में, 3 क्या है बाय में, और 4 क्या है जेड में। तो जेड में कितनी दूरी पर है, बाय में कितनी दूरी पर है, एक्स में कितनी दूरी पर कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है। धीरे धीरे प्रैक्टिकल होते जाएंगे तो सबको समझ में आएगा। पहले दिन में सारी चीज़ें समझ में आ जाए ये तो पॉसिबल नहीं है ना। पहली चीज़ में आपको एक अनुमान लगता है, इनको अडॉप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये 2 आई कैप, 3 जे कैप, 4 के कैप। तो ये आई कैप, जे कैप, के कैप ये क्या दर्शाते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो होते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, ये दिशा दर्शाते हैं कि उत्तर में है, पूर्व में है, पश्चिम में है, दक्षिण में है, किधर है ना। और इसको अपन अगर गणित की भाषा में लिखें तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ना लिखकर एक्स बाय जेड लिखते हैं, ठीक है। तो एक्स के लिए आई कैप, बाय के लिए जे कैप होता है, जेड के लिए के कैप होता है। फिर कितनी दूरी पर है, तो वो उनका परिमाण होता है कि 2, 3, 4। तो ये ए एक्स, ए बाय ए जेड, है ना। एक्स कितनी दूरी पर है, तो ए एक्स, बाय से कितनी, ए बाय, जेड के साथ ए जेड हो गया, है ना। एक्स बाय जेड, एक्स से कितनी पर, बाय से कितनी पर, जेड के
अब अगर इसका परिमाण निकालना है तो सबसे पहले तो इसकी दिशा को हटा दो और इनका वर्ग करके अंडर रूट कर दो, ये परिमाण का सूत्र होता है। और यहाँ पर अपन एकांक सदिश की बात करेंगे तो परिमाण हमेशा 1 निकल के आएगा, यानी ये जो ए वेक्टर होता है ये हमेशा 1 निकल के आएगा। और मैंने आपको क्या बताया था, सदिश को कैसे दर्शाते हैं, इस तरीके से, या फिर ऐसे भी दर्शा लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इस तरीके से। और मैंने आपको क्या बताया, ये जो होता है परिमाण होता है और ये जो होती है दिशा होती है। तो परिमाण कितना है, परिमाण तो अपना 1 निकल के आ रहा है, तो दिशा कैसी हो जाएगी, दिशा हो जाए ए कैप के बराबर हो जाएगा। और ए कैप क्या होता है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इस तरीके से एकांक सदिश में क्या हो जाता है, एकांक सदिश में जो होता है उसका परिमाण जो होता है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अब कुछ चीज़ें मैंने आपको पहले छोड़ी थी जिनके बारे में आपको बता देता हूँ, है ना। तो पहली चीज़ तो यही थी कि यदि किसी को स्वयं के अक्ष के समांतर परिवर्तित कर दिया जाए तो ये सदिश में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, है ना, कि उसको अक्ष के समांतर अपन परिवर्तित कर रहे हैं तो उसके सदिश में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो अक्ष क्या होते हैं, देखो ये बताया था मैंने एक्स अक्ष, ये बताया था मैंने वाई अक्ष, ये बताया था मैंने जेड अक्ष। तो अगर मैं किसी भी चीज़ को उसके एक्स अक्ष के सापेक्ष, जैसे ये है तो ये एक अक्ष हो गया एक्स अक्ष, अगर मैं इसी सदिश को ऊपर ले जाता हूँ या नीचे ले जाता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे एक बॉल है वो इधर की ओर जा रही है तो इधर की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। अगर यही बॉल थोड़ा सा ऊपर जा रही है, थोड़ा सा ऊपर जा रही है, लेकिन ये भी इधर ही जा रही है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, तो ओवरऑल देखा जाए तो दिशा भी समान है और ओवरऑल देखा जाए तो परिमाण भी समान है ना। और दूसरी बात देखी जाए तो उनका अक्ष भी समान है ना। अक्ष भी इसी तरीके से, ऐसा नहीं कि एक बॉल इधर जा रही है एक्स अक्ष में और दूसरी जा रही हो वाई अक्ष में। एक्स अक्ष क्या होता है इधर की ओर, वाई अक्ष क्या होता है ऊपर की ओर, और जेड अक्ष क्या होता है आपकी ओर और मेरी ओर, है ना। इस तरीके से ये, है ना, ये वाई अक्ष हो गया और ये जेड अक्ष हो गया, है ना। पेन से दर्शा सकते हैं ना अपन, फिर क्या दिक्कत है। ये हो गया एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष, है ना, और ये हो गया जेड अक्ष, देख लो इस तरीके से, है ना। तो दर्शा सकते हैं ना। तो जब एक ही अक्ष के समांतर अगर उसमें परिवर्तित कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आप उसका अक्ष ही परिवर्तित कर दोगे तो ओवरऑल उसकी दिशा ही बदल जाएगी, और दिशा बदल गई तो भैया सदस्य कहाँ रहा, है ना। दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा, सदस्य ना रहा। उसके बाद ऋणात्मक सदिश इन सभी को तो मैंने बता दिया। समतलीय सदिश, हाँ इसको भी मैंने आपको छोड़ा था। समतलीय सदिश का मतलब होता है कि एक ही तल में होना, है ना। समतलीय सदिश का मतलब होता है कि जितनी भी सदिश हैं वो एक ही तल में है। मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर इधर की तरफ है और दूसरा वेक्टर इधर की तरफ है, तो ये कौन से तल में आता है, ये एक्स तल के अंतर्गत आता है, और ये वाई तल के, ये जेड तल के अंतर्गत आता है। तो दोनों का तल अलग अलग है ना। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर समझाऊँ तो यहाँ पर बेहतर तरीके से समझ में आएगा, है ना। ठीक है, तो सभी मान लीजिए इस तरीके से जेड के परते ही हैं, है ना, सभी मान लीजिए जेड के परते ही हैं तो ये समतलीय सदिश कहलाएंगे, है ना। सभी मान लीजिए एक्स के परते ही हैं, इस तरीके से एक्स के परते ही हैं तो ये क्या कहलाएंगे, सभी कौन से सदिश कहलाएंगे, समतलीय सदिश। सभी मान लीजिए बाय के परते ही हैं, परते ही हैं, तो ये सभी कहलाएंगे समतलीय सदिश, है ना। तो समतलीय सदिश जो एक ही तल में होता है, एक ही तल में, जैसे मान लीजिए जो भी मैं अभी आप बोर्ड पर लिख रहा हूँ, तो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ तो सब एक ही तल में लिख रहा हूँ ना। जैसे आपकी एक दीवार होती है, दीवार के ऊपर आप कोई भी पर्चा लगाते हो इस तरीके से, तो वो पर्चा उस दीवार वाले तल में ही होता है ना, दीवार वाले तल में ही होता है। लेकिन जो आपका फर्श होता है उस पर जब आप खंबे लगाते हो तो जो खंबे लगाते हो वो किस तल में होते हैं, वो दीवार के तल में होते हैं, ऐसे होते हैं नहीं, वो इस तरीके से लगे होते हैं, उनका तल अलग हो जाता है, ऊपर वाला तल हो जाता है। तो समतलीय सदिश जो होते हैं जिनका तल समान हो, जो एक ही तल के अंतर्गत हो, है ना। बाकी इनके क्वेश्चन वगैरह धीरे धीरे आगे मैथमेटिक्स में इनका यूज़ होता जाएगा तो धीरे धीरे चीज़ों को समझते जाएंगे। और जो आज का जो लेक्चर था बेसिक था, मैं सोच रहा था कि और भी ज़्यादा कवर करा दिया जाए, बट आई थिंक काफ़ी है आज आपके लिए भी आई थिंक बहुत हो जाएगा, क्योंकि जब चीज़ें नहीं होती तो समझना मुश्किल हो जाता है। ओके, तो अब मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, कमेंट सेक्शन नाम की एक चीज़ होती है जो आपको नीचे लिखा दिख जाएगा कमेंट, उसके ऊपर क्लिक कर देना, वहाँ पर आपको क्या है लिंक देखने को मिल जाएगी। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बता दिया, अगर आप क्लास 12th में हो तो फिजिक्स कंप्लीट फिजिकल फिजिक्स अपलोडेड है, उसके फ्री में नोट्स अपलोडेड है, वहाँ से पढ़ सकते हो, लेक्चर देख सकते हो, है ना। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी और भी डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी, है ना। नोट्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और ज़्यादा जानकारी आपको चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा अभी ये सदिश चल रहा था, सदिश स्टार्ट किया है तो मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, लेकिन इससे पहले अवकलन आता है, समाकलन आता है, जिसका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और उसको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो समाकलन अवकलन अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लें। ओके।